हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज पार्ट 1। कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी का डिस्कस किया था। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आज की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें काफी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चंस की शुरुआत होगी और सीरीज तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहला रहेगा आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर। जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई थी उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 1/2 क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे गिवन है। सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि n की पावर 4 है और मुझे दे रखा है n की पावर 1/2, तो n की बजाय 4 रखूंगा। 4 की पावर 1/2 यानी कि 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 आ जाएगा। यह प्राकृतिक और साथ ही परिमेय संख्या है। प्राकृतिक भी है और परिमेय संख्या भी है। अगर मैं n की वैल्यू को 3 ले लूं, ठीक है, तो क्या आएगा, n की पावर 1/2 है तो 3 की पावर 1/2 आएगा। तो यह एक प्राकृतिक संख्या है और साथ में परिमेय संख्या नहीं है। 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी कि √3। तो √3 क्या थी आप लोगों का, इरेशनल नंबर। क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आती है। मैंने कल ही आपको बताया था। नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे डेसिमल के बाद 1.732 यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता है ना। और दूसरा ना ही टर्मिनेट होती है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स कि यह है अपरिमेय संख्या है। लेकिन √3 क्या है आप लोगों की, एक प्राकृतिक संख्या है। तो √3 की पावर 1/2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही बनेगा। प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। x का वह मान क्या है जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं है। तो x का वह मान आप लोगों को बताना है। तो विकल्पों में से हम जांच सकते हैं, यदि हम x बराबर 2 रखें, है ना, तो x बराबर 2 आ जाएगा। x+1, x की बजाय 2 रखूंगा तो 2+1 यानी कि 3 आएगा। x+3, 2+3 यानी कि 5 आएगा। तो ये आएगा नंबर 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये सभी अभाज्य संख्याएं है ना। ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं। यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। x बराबर 2 रखने पर सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो वह संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, अर्थात एक संख्या सम है। केवल एक सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यानी कि एक सम संख्या ली और सम संख्या को मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या होती है। यानी 3 में से एक संख्या तो आप लोगों की 2 आ गई है ना। अब देखो, आप ध्यान से देखियो, अगर मैं विषम प्लस विषम प्लस विषम करूं तो विषम मिलेगा। अगर विषम प्लस विषम करूं तो सम मिलेगा। अगर विषम प्लस विषम और प्लस सम करूं तो सम आप लोगों का यहाँ पर मिलेगा। तो अतः शेष 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एक संख्या तो 2 फिक्स होगी 3 में से, तो शेष 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 100 - 2 = 98। तो मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आप लोगों की x+36, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 36 है। तो एक संख्या x और दूसरी x+36, दोनों को ऐड करूंगा और दोनों का सम 98 आएगा। तो 2x = 98 - 36 यानी कि 2x = 62। तो x = 31 आ जाएगा। एक संख्या x+36 है तो 31 + 36 यानी कि 67 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का क्या निकल कर आ रहा है, विकल्प डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है ना। यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी 36 अधिक है तो वह संख्या क्या है।
तो वह संख्या आप लोगों की क्या निकल कर आ रही है 67, और एक संख्या आ रही है आप लोगों की 31। क्लियर है? तो 67 और 31, ठीक है ना। 67 31 किसी भी ऑप्शन में नहीं, ना ए में, ना बी में, ना सी में, तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, हमें x का अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसलिए y प्लस जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। जब x प्लस वाई प्लस जेड अभाज्य संख्या है, मुझे x का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो y प्लस जेड का मान को न्यूनतम लेना पड़ेगा। तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ठीक है, यानी तीन में से एक संख्या सम है। केवल एक सम संख्या 2 है। क्या है? केवल 2 है, क्योंकि 2 ही एक अभाज्य सम संख्या होती है जो कि अभाज्य है, इसलिए तीन में से एक संख्या तो 2 होगी, है ना। इसे हम z मान लेते हैं, यानी कि z बराबर 2 मान लिया। अब बचा क्या आप लोगों के पास? x प्लस वाई बचा। अब इन तीनों का सम 38 था, तो अब x प्लस वाई का सम 36 आएगा निकल कर, यानी कि बाकी की दो संख्या x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। अब x के अधिकतम मान के लिए हम y का न्यूनतम मान रखते हैं, ठीक है। अतः दो अभाज्य संख्या के बाद अगले न्यूनतम अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है ना। इसलिए y को 3 ले लूंगा, और z आप लोगों का 2 आ ही गया, के लिए हमें x बराबर 33 प्राप्त होता है। भाई y3 z2 और तीनों का सम 38 था, तो x 33 प्राप्त हो गया, जो कि अभाज्य नहीं है। इसलिए y बराबर 5 z बराबर 2 के लिए हमें x बराबर 31 मिलता है, जो कि अभाज्य है, ठीक है ना। अब z तो मैंने फिक्स कर दी 2, जो कि अभाज्य है। अब y 3 रखने पर x 33 आ रहा, जो कि अभाज्य नहीं है। अब y 5 रखूंगा, x 31 आ रहा, जो कि अभाज्य है। तो x का अधिकतम मान यहाँ पर 31 होगा, और 31 होगा तो आप यहाँ से कह दोगे कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। विकल्प से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, x 31 हो गया, जो कि अभाज्य संख्याएं है। z आप लोगों का 2 हो गया, अभाज्य संख्या है। y बराबर 5 हो गया, जो कि अभाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के कितने जोड़े ऐसे हैं कि उनके वर्गों का अंतर 35 है, ठीक है ना। मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं a और b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 35। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करूंगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 35 आ गया, है ना। तो अगर 1 गुना 35 लूँ तो 35 आएगा, 5 इंटू 7 लूँ तो 35 आएगा। यानी कि दो जोड़े संभव है, और दो जोड़े कौन से ऑप्शन में बन रहे हैं? विकल्प बी में बन रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। यदि ए और बी विषम संख्याएं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सम है, यह आप लोगों को बताना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ये पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखो, यदि ए और बी विषम संख्याएं है, तो ए प्लस बी सम है, तो ए गुणा बी विषम है। तो इसके हल को देखते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस 2ab लेंगे, तो ए यानी कि सम प्लस 2 इंटू विषम, तो 2 इंटू विषम भी सम होता है, यानी कि सम प्लस सम, तो आपका सम आ गया। ए प्लस बी माइनस 1 लेंगे, तो ए प्लस बी आपका क्या आ गया? यहाँ पे सम आ गया, तो सम माइनस 1 यानी कि विषम आएगा। ए प्लस बी प्लस 1 सम प्लस 1 तब भी विषम आएगा। ए प्लस बी प्लस 2 भी, यानी कि विकल्प ए के समान आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है, यानी कि ए और डी दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि दोनों सम सम आ रहे हैं, और सम ही आप लोगों को बताना है। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। मान लीजिए ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी एक दो अंकों की अभाज्य संख्या है, जिससे बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योग है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि ए बी अभाज्य संख्याएं है, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी क्या है? 100 से तो आपकी छोटी है और 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो ए बी क्या हो सकती है? 13 और 31 ले सकता हूँ, अभाज्य संख्या है। 17 71 ले सकता हूँ,
ठीक है ना, ये भी आप लोगों की एक अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसको कैसे लूंगा, अगर ए बी को लूंगा तो उसका उल्टा बी ए भी आना चाहिए। 1 3 तो 3 1 लेना पड़ेगा, 1 7 तो 7 1 लेना पड़ेगा, 3 7 तो 7 3 लेना पड़ेगा, 7 9 तो 9 7 लेना पड़ेगा। अब इन सभी का सम करूंगा, 13 + 31 + 17 + 17 + 77 + 79 79 + 97 सभी को ऐड करूंगा, 418 निकल कर आएगा। और 418 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक प्राकृतिक संख्या का योगफल और उसका वर्ग पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो संख्या क्या है आप लोगों को बतानी है। मान लीजिए कि संख्या x है ना, देन a/q, तो x + x² = आएगा 2 × 3 × 5 यानी कि 30 आएगा। x² + x - 30 = 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर कर दूंगा, x² + x - 30 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो x² + 6x - 5x - 30 = 0। पहले दो में से x कॉमन लूंगा तो x + 6 आएगा, लास्ट के दो में से 5 कॉमन लूंगा तो x + 6। तो x + 6 एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर x - 5 आ गया = 0। तो x - 5 = 0, x = 5, x + 6 = 0, x = -6। क्योंकि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ऑप्शन सी क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कि अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 197, 313, 439 और 391। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर विकल्प ए की बात करूं, बी की करूं, सी की, में संख्या 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ए बी सी अभाज्य संख्याएं है। क्योंकि आपके 197, 313, 439 के कोई फैक्टर नहीं हो रही, या तो इसका 1 फैक्टर है या खुद वही नंबर है, तो इसका मतलब ये सभी अभाज्य संख्याएं है। इसलिए विकल्प डी 391 का गुणनखंड 17 भी है, और जो कि स्वय संख्या 1 से भी भिन्न है। इसलिए विकल्प डी 391 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर बाकी किसी के भी फैक्टर नहीं हो रहे। विकल्प डी ऐसा है जिसके फैक्टर हो रहे हैं, जो 17 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 391 से भी कट रहा है। तो यानी कि ये एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 391। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई और जेड भिन्न अभाज्य संख्याएं है ना, जहां पर एक्स क्या है, आपको एक्स की वैल्यू को बताना है। देखिएगा, एक्स वाई जेड भिन्न अभाज्य संख्याएं है, जहां x लेस देन वाई, वाई लेस देन जेड है। यदि x + y + z = 70 है। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा कि वियर जहाँ पे x लेस देन y लेस देन z है, इफ x + y + z = 70 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ x + y + z = 70, देन इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यदि 70 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। x + y + z भिन्न अभाज्य संख्या है, जहां पे x लेस देन y, y लेस देन z है। अगर x + y + z = 70 है, चूंकि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम है, इस उनमें से एक सम होना चाहिए। ठीक है ना, 3 अभाज्य संख्याओं का सम है, उनमें से एक होना चाहिए सम। केवल 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, तो x बराबर तो 2 ले लूंगा। तो इसका मतलब y + z कितना आ जाएगा, 70 - 2 तो 68 आ जाएगा, जिसमें y से बड़ा z है। तो इस 68 को मैं 31 और 37 लूंगा तो 68 आ रहा, तो z आप लोगों का 37 आ जाएगा और अभाज्य संख्या भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि बाइनरी 110 और 1111 को दशमलव में बदले। अब बाइनरी से डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो ध्यान से देखिएगा,
जैसे कि ये 1 आएगा, इस 1 को लिख दूंगा 1 इंटू 2 की पावर 0। इस दूसरे वाले 1 को जो 10 प्लेस पर है इसको लिखूंगा 1 इंटू 2 की पावर 1। तीसरे वाले 1 को जो 100 प्लेस पर है इसको लिख दूंगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। और फोर्थ प्लेस पर जो 1000 प्लेस पर है तो 1 इंटू 2 की पावर 3। इसके बाद 0 आएगा यानी कि 0 इंटू 2 की पावर 4। फिर 1 आएगा 1 इंटू 2 की पावर 5। फिर 1 आएगा यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 6। 1 इंटू 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 आ गया आपका यहाँ पे। 1 इंटू 2 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया। 1 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 1 4 आ गया। 2 की पावर 3 इंटू 1 यानी कि 8 आ गया। जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो 0 आता है। 1 इंटू 2 की पावर 5 32 आ गया आपका। 1 इंटू 2 की पावर 6 यानी कि 64 आ गया। 64 32 96 8 104 और 4 108 और 2 110 और प्लस 1 111, तो 111 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी कि जब इसको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका नंबर आएगा 111। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 101 दे रखा, अब इसको बाइनरी में बदले, यानी कि 101 को अब बाइनरी में चेंज करना है ना। अब 101 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं ध्यान से देखिएगा। 101 को 2 से भाग देने पर भागफल तो 50 आएगा और शेषफल 1 आएगा। फिर 50 को 2 से भाग देने पर भागफल 25, शेषफल 0। फिर 25 को 2 से भाग देने पर भागफल तो 12 और शेषफल 1 आएगा। फिर 12 को 2 से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे बात, है ना। अब इसके बाद 6 को फिर 2 से भाग देने पर भागफल 3, शेषफल 0। अब 3 को 2 से भाग देने पर भागफल 1, शेषफल 1। अब 1 को 2 से भाग देने पर भागफल 0, शेषफल 1। तो अब 101 को जब हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1 1। देखो ऊपर से लिखना यहाँ पे शुरू करेंगे, है ना। इसको पता कैसे लिखेंगे, इसको मैं बताता हूँ। यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये 1 1 0, ठीक है ना। 1 1 0 इस तरीके से उल्टा लिखते हैं, फिर 0 फिर 1 और फिर 0 और फिर 1, है ना। तो ये आएगा आपका 1 1 0 0 1 0 1। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दशमलव 99 को बाइनरी में बदले, यानी कि 99 को बाइनरी में चेंज करना है ना। आप जब बाइनरी में इसको चेंज करेंगे, इस 99 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 99 को करूंगा तो 49 और एक आपका रिमाइंडर बचेगा। आप 2 से 49 को करूंगा तो 24 एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। आप 2 से 24 को करूंगा तो 12 टाइम जाएगा, 0 रिमाइंडर। 2 से 12 6 टाइम जाएगा, 0। 2 से 6 3 टाइम्स तो 0। 2 से 3 1 टाइम्स और 0। फिर यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है। तो 2 से 1 को करूंगा तो 0 आएगा और एक आपका शेष बचेगा। तो यहाँ से हम लोग नीचे से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि क्या क्या आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो 99 से जब इसको चेंज करेंगे तो 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4, है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 आएगा और डबल 1 आएगा। 1 और 4 0 और डबल 1, ये आप लोग इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। 2 से 49 जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 49 24 जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 24 12 जाएगा, 0। 6 से 0, 2 से 6 जाएगा, 3 बार 0 और 2 एकम 2, है ना। 2 से यहाँ पर 1 आएगा ना। जब 2 से 3 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1 ही आप लोगों का यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे बनेगा, ध्यान से समझना, इस लाइन को हटा दो, इसकी जरूरत ही खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब 1 1 अब आएगा, 0 0 0 और 1 1 1 1 3 बार 0 और 1 1, ये फाइनली आप लोगों का आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे और इस 1 से शुरू करेंगे, ऐसे 1 1 3 टाइम्स 0 1 1। ये 99 से आपका किस में चेंज हो गया, ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है ना। 99 से आपका बाइनरी में चेंज होगा, दशमलव से बाइनरी में। जब दशमलव से बाइनरी में चेंज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही बाइनरी फॉर्म होती है और उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको 1 लिख लो यहाँ पे और ये हटा दो, ठीक है ना। आप नीचे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4
3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या आएगा? 3 से विभाज्य अगर जो संख्या होती है उसके सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होते हैं। तो इस संख्या के सम ऑफ डिजिट्स हम लोग चेक करेंगे। 83462 स्टार 704, 83462 स्टार 704 का सम करूंगा जो 3 से विभाज्य है। अब इन सभी को ऐड करूंगा। 8 3 11, 4 15, 6 21 और 2 23, 7 30 और 4 34 प्लस स्टार यानी कि 3 से विभाज्य है। स्टार का संभावित मान क्या आ जाएगा? स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है? 34 में अगर 2 जोड़ू तो 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। और अब अगर इसमें 5 जोड़ू यानी कि 39 भी 3 से कटेगा। 8 जोड़ू तो 42 भी 3 से कटेगा, क्योंकि इन मानों को रखने पर प्राप्त योग 36, 39 और 42 आएंगे जो 3 से कटेंगे। तो स्टार के संभावित मान आ सकते हैं यहाँ पर 2 5 8। तो इनका योग बताना, तो 2 + 5 + 8 ये आप लोग 15 हो जाएगा। तो 15 योग यहाँ पर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। संख्या 2365 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे संख्या 4 से विभाज्य हो जाए? ठीक है ना। अब जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर स्टार की बजाय क्या आ जाएगा। अब देखिए हमें स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या चुननी है, इसलिए हमने स्टार के स्थान पर 9 रखा है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। स्टार की जगह 9 रख दिया तो 94 आ गया। 94 को 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए स्टार का मान 9 नहीं हो सकता है। अब हम स्टार के स्थान पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 84 आ जाएगा। अब 4 से विभाज्य है इसलिए पूर्ण संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए स्टार के लिए सबसे बड़ी संख्या 8 है जिसके लिए संख्या 4 से डिविजिबल है। अतः विकल्प डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्टार की बजाय सबसे बड़ी संख्या 8 आएगी जो 4 से डिविजिबल होगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 74683 स्टार 71 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। कोई भी नंबर जब 9 से डिविजिबल होता है तो उन संख्या के सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड करते हैं। तो संख्या आप लोगों की है, कितनी है संख्या आप लोगों की, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। तो संख्या आप लोगों की ये दे रखी है। ठीक है ना, 74683 स्टार 71। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 74683 स्टार 71। ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 3 28, 2 30, 7 37, 1 38। तो 38 प्लस स्टार आ गया जो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो स्टार का मान 7 होगा। क्या होगा? 7। 38 में अगर मिनिमम 7 जोड़ू तो तब जाके 9 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पर केवल एक डिजिट्स का नंबर आना, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि 7 आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। x का ऐसा मान क्या है जो 517x324 12 से डिविजिबल है ना। 12 से डिविजिबल है। अब देखिएगा संख्या 12 से विभाज्य है, इसलिए इसे 4 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो संख्या क्या है आप लोगों की? 517x324। तो इनको ऐड करूंगा, 517x324 ये 3 से विभाज्य होगा। अब 516 6 7 13 13 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 प्लस x 3 से विभाज्य होगा, है ना। अब 3 से जब कटेगा तो x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, x की वैल्यू आप लोगों को क्या रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। रही बात 4 से डिविजिबिलिटी की, तो लास्ट की 2 डिजिट चेक कर देंगे। 24 4 से ऑलरेडी कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या 12 से कटेगी अगर x की बजाय मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि 11 अंकों की संख्या दे दी आप लोगों को 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है तो 4x + 5y का
मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। चूंकि संख्या 90 से विभाज्य है, अतः संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है। ठीक है ना, 90 से होगी तो 10 और 9, 90 के फैक्टर होते हैं उनसे भी होगी, 10 और 9 से भी। संख्या 10 से विभाज्य है, इसलिए संख्या का इकाई अंक 0 है, इसलिए y का मान 0 होगा। ठीक है ना, 10 से जो भी संख्या डिविजिबल होती है तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, तो इसका मतलब y तो आप लोगों का 0 फिक्स हो ही गया है। अब x निकालना है। अब 9 से भी विभाज्य है, इसलिए अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इस संख्या के सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 4 + 7 प्लस x की वैल्यू निकालनी है, +9 + 6 + 8 + 0, ये 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आ गया 5 4 9 3 12 2 14, 14 और 4 18 7 25 9 34 6 40 8 48, 48 प्लस x आ गया जो 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए x की बजाय हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 48 + 6 54, 9 से विभाज्य है, अतः y का मान यहाँ पे क्या होगा, 6 आएगा, है ना। तो y 6 आ गया, x 0 आ गया, तो 4x + 5y, तो 4 × 6 और +5 × 0, तो 4 × 6 24 + 0 यानी कि 24 आप लोगों का यहाँ पे आ गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 24। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि 5 अंकों की संख्या है आपकी 5 3 5 AB, जो 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो a² - b² का मान क्या है आप लोगों को बताना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 7 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 7 11 का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा, तीनों ही आप लोगों की प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर। तो 3 × 7 × 11 यानी कि 231 आ गया। अब मान लीजिए ए बी, जो 2 अंकों की संख्या है आप लोगों की, है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं कि 99 है तब। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इस ए बी को हमने 99 मान लिया, सबसे बड़ी संख्या। तो संख्या बनी 53599 डिवाइड बाई 231। तो जब इसे 231 से डिवाइड करेंगे, भागफल तो 232 आएगा, शेषफल 7 बचेगा। अब आवश्यक नंबर जो आ जाएगा, जो ये पूरी ऊपर वाली संख्या है 53599, इसमें से शेषफल यानी कि 7 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 53592, है ना, 53592। क्लियर है। तो ए और बी का नंबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 99 लिया था, उसमें से 2 कम कर दो, है ना। तो ए 2 कम कर दोगे, सॉरी 7 कम कर दो, 92 आएगा, तो ए तो 9 आ जाएगा और बी आपका 2 आ जाएगा। अब a² - b² प्लस ab कितना हो जाएगा, 9² - 2² प्लस 9 × 2, 9² 81 - 2² 4 प्लस 9 × 2 18, 81 + 18 99 - 4 95। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये पूरी स्टेटमेंट है, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको पूरा लिखना है, a² माइनस का b² और प्लस का ab, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ना। बाय डिफॉल्ट अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन वैलिड होता है एग्जाम में भी और यहाँ पे भी, है ना, तो इंग्लिश वाले को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे देखेंगे। यदि 9 अंकों की संख्या दे दी आपको, ठीक है, और संख्या क्या दे दी, 785x 3678y 72 से विभाज्य है, तो x और y का मान क्या है। अब देखिएगा, जो भी नंबर 72 से डिविजिबल होता है ना, ये पूरी संख्या है 785, इसके बाद ये x आ गया, ये x है आपका, और 3678y, ये 72 से विभाज्य है। अर्थात अगर ये 72 से विभाज्य है तो 72 के फैक्टर 8 और 9 आते हैं, यानी कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 78y, तो 78y जब ये 72 से डिविजिबल होगा तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए संख्या की लास्ट की 3 डिजिट्स को हम लोग चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो 78y आ गया, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं 4 रख दो तो 784 आ जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल है। तो 8 ने 72,
और 8 8 64, तो 98 आप लोगों का आ गया। यानी कि अगर y की वैल्यू 4 ले रहा हो तो नंबर आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 8 की डिविजिबिलिटी का तो पता लग गया, y बराबर 4 पे है। अब मुझे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर संख्या का सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी पूरी। तो सम ऑफ डिजिट्स करूंगा इस संख्या का भाई पूरी का, तो आएगा 7 + 8 + 5, ये आपका x आएगा, +3 + 6 + 7 + 8, और y क्या था 4 आया था। ये क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल। तो 7 और 8 15, 15 5 20, 3 23, 6 29, 7 36, 8 44, 4 48, तो 48 प्लस x 9 का मल्टीपल यानी कि 54, इससे बड़ा, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी। तो x बराबर 6 पर ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है। तो x प्लस y, तो x 6 आ गया, y 4 आ गया, तो 6 + 4 यानी कि 10 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा वो 10 बनेगा, और यहाँ से आप लोग कहेंगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी है 5x 2y 6z, जो 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो x - y + 3z का मान क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखिएगा 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7, 11, 13 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो संख्या 5x 2y 6z को 7, 11, 13 से विभाज्य करेंगे, शेषफल 0 छोड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग 7 का, 11 का और 13 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 11, 13 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों के गुणा कर देंगे। तो 7 × 13 91, 91 में गुणा 11 बराबर 1001 आ गया। अब संख्या क्या होनी चाहिए, देखिएगा जो ये संख्या है आप लोगों की, ये 6 अंकों की संख्या है। ठीक है ना, 6 अंकों की संख्या है। अब देखिए अगर ए बी सी कोई संख्या मान लो और उसमें 1 0 0 1 से गुणा करो, तो संख्या का 3 अंकों के बाद रिपीटेशन होता है, जैसे एबीसी और एबीसी। ठीक है, तो यहां से आपका एबीसी निकल कर आ जाएगा इससे कि एबीसी अपॉन 1001। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास है। एक समीकरण आपकी ये थी जिसमें हम कह देंगे यहाँ पे 5xz एक संख्या होगी और बराबर होगा y6z, यानी कि दोनों संख्या एक जैसी होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब अगर y बराबर 5 रखूं, यहाँ से 5 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 5 होगी, तो y बराबर तो 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 6 आएगी, क्योंकि ये 6 है तो x बराबर 6 आएगा। अब बात रहेगी केवल z की यहाँ पे। ठीक है ना, अब बात यहाँ पर क्या रहेगी, केवल z की रहेगी। ठीक है ना, तो z बराबर क्या ले लिया हमने, यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है ना, भैया बात केवल z की रहेगी, यानी कि 5 6 तो आपका एज इट इज आ गया। अब देखिएगा यहाँ से, है ना, अब यहाँ से इस बात को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है कि x - y + 3z, x आपका 6 है, y माइनस कितना है आपका 5 है, -5 है, और z क्या है आपका 2 है, यानी कि 3 ऑलरेडी है, 3 × 2, तो 3 × 2 6, 6 6 12, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। तो यहाँ पर 7 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, 7, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर आपको कि Z2 कैसे है, तो ये आपका 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये संख्या दे रखी है ना 5x2 y6z, तो ये जो संख्या है ना आपकी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 5x2 है भाई, है ना, ये 5x2 है। तो जिसमें y तो आपका 5 आ जाएगा, कंपेयर करेंगे दोनों एक जगह सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे इस कंडीशन से पता लग गया। x बराबर 6 आएगा और z बराबर 2 आएगा। तो इन x y z की वैल्यू रखेंगे जो हमें निकालना है, x - y + 3z में, और आंसर आप लोगों का 7 आ जाएगा। और ये 7 जो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में आएगा, और यहाँ से आप लोग कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर हो गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से विभाज्य है ना। इस प्रकार के प्रश्न में हम केवल विकल्प सी से गुजर सकते हैं। हमें प्रत्येक विकल्प को 7 और 13 से विभाजित करना होगा। 1 0 0 1 0, ठीक है, को 7 और 13 से विभाजित किया जाता है। ठीक है ना,
अब कहते हैं कि 5 अंकों की संख्या जो 91 से विभाज्य है, 91 का मतलब 13 गुणा 7, तो विकल्प को हम लोग क्या करेंगे, 13 और 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प सी आप लोगों का 13 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। 91 के पास फैक्टर करके देखना है, ठीक है ना। यहाँ की बात समझ में आ रही है आप लोगों को। 7 की डिविजिबिलिटी पता है आप लोगों को, कल बताया था 10010, है ना। 91 का मतलब है आप लोगों का 13 गुणा 7। 7 की डिविजिबिलिटी यानी कि यूनिट प्लेस को 2 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, जीरो में 2 से गुणा करूंगा और माइनस करूंगा, यानी कि जीरो ही आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1001। अब इस 1 में 2 से गुणा करूंगा और माइनस करूंगा तो -2 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप लोगों का 98 आएगा, है ना। अब 98 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का 7 से कट रहा है ना। और 13 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, 13 7 91 90, 13 7 91, तो ये आपका 13 से भी डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 99 अंकों की संख्या n के दोनों अंतिम अंक 2 है, n 11 से विभाज्य है, तो सभी मध्य अंक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। एक संख्या 11 से विभाज्य है यदि अंतर का योगफल विषम तथा सम स्थानों के अंकों का शून्य हो या 11 का गुणज हो, ठीक है ना। यदि मध्यांक 4 हो तो 244 और यानी कि या 442, ठीक है ना, 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 244 या 442 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 99 अंकों की n के दोनों अंतिम अंक 2 है ना, दोनों अंतिम अंक 2 है, n 11 से विभाज्य है, तो सभी मध्य अंक क्या होंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि मध्य अंक 4 हो, है ना, यदि मध्य अंक 4 हो तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, है ना, सम ऑल्टरनेट सम ऑफ डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एंड ओड नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस 0 है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इवन नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स और ओड नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 4 6, है ना, 6 और 4 10, और 2 4 6 4 10, 10 -10 यानी कि 0 बन रहा है, तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। अब अगले क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे। यदि x और y संख्या 3 4 7 xy के 2 अंक है, अगर इस संख्या को 80 से गुणा किया जाता है तो संख्या पूरी तरह से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा। संख्या 3 4 7 xy, जहां x और y दो अंकों वाली संख्या 80 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3 4 7 xy को 80 से डिवाइड करूंगा, 80 के फैक्टर कर दूंगा 8 गुना 10, तो 3 4 7 xy डिवाइड बाई 8 गुना 10, है ना। तो यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करूंगा, तो 7 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 8, इसलिए y शून्य होना चाहिए, है ना। और y शून्य हो जाएगा तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, तो यानी कि आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा, y शून्य क्यों भी होगा, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी भी कह रहा है, तो y तो भैया फिक्स होगा, क्योंकि 10 से तो वही नंबर डिवाइड होता है जिसकी यूनिट डिजिट पर 0 आता है। 3 4 7 x और 0 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आएगी, यानी कि 720 जब रखूंगा तभी 8 से डिविजिबल होगा। तो संख्या 34720 34720 क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, y0 और x बराबर 2, y0 x बराबर 2 यानी कि x प्लस वाई आपका 2 प्लस 0 यानी कि 2 ही आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट की कल थ्योरी पढ़ी थी, आज सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन सवालों को ध्यान से समझते हुए चलना है। 25 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, बताना है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है ना। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो क्या 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो इस केस में तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट्स अगर 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, है ना। बात समझ में आ गई, 2, 3, 7, 8। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू इंटू डॉट 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 89 तक का कि गुणनफल का इकाई का अंक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को 82 भी आ रहा है और बीच में कहीं 85 भी आएगा। जब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा यूनिट डिजिट की, यानी कि 2 और 5 की करनी पड़ेगी। तो 2 और 5 का जब प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा तो आपका 0 बनेगा, यानी कि इस संख्या में आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा। समझ में आ गई बात। जब भी 2 और 5 का गुणनफल आता है तो 2 और 5 मिलकर आप लोगों को एंड में 0 देते हैं, तो 2 गुना 5 होता है। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से ही देखनी है, केवल 82 और 85 आ रहा है, यानी कि 2 और 5 का प्रोडक्ट आ रहा है जो कि 0 दे रहा है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812 का इकाई अंक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे 7 है, 9 है, 4 है और 2 है। अब इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये भी बात ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो हम लोग जो इनकी पावर है इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, पावर को भी। अब जैसे 217 की पावर 413 है, तो 413 को मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां से पता क्या निकल कर आएगा, यानी कि 413 की लास्ट की डिजिट्स 13 को 4 से डिवाइड करूंगा जो कि 1 आएगा। तो 7 की पावर यहाँ पर 1 बनेगा, यानी कि यूनिट प्लेस पर यहाँ पे इस पहले वाले से पूरा 7 आ जाएगा। ये बात मैंने कल आप लोगों को समझाई थी, ध्यान से समझना इस बात को, है ना। पूरा क्या आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा। अब जैसे 9 की पावर 547 है, 547 की लास्ट की 2 डिजिट्स 47 को 4 से डिवाइड करूंगा जो कि 3 आएगा। तो 9 की पावर इसका मतलब 3 आ गया, है ना। तो 9 की पावर 3 में यूनिट यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आ जाएगी। अब जैसे 4 की पावर 624 है, 624 में 24 को 4 से डिवाइड करूंगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल में पावर 4 ही मानेंगे, यानी 4 की पावर 4 आ गया। और 4 की पावर 4 में क्या आता है आप लोगों का निकल कर, यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 आता है, कल बताया था कॉन्सेप्ट। अब 2 की पावर 812 को डिवाइड करूंगा तो 12 आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जीरो रिमाइंडर बच रहा है, जीरो रिमाइंडर में 2 की पावर 4 हम लोग लेंगे, है ना। तो 2 की पावर 4 का मतलब 6 आएगा यहाँ पे। अब 7 निम 63, 63 का 3 ले लेता हूँ, है ना। और 6 चंग 36, इसका 6 ले लेता हूँ। फिर इन दोनों की गुणा करूंगा तो यूनिट प्लेस पर 8 ले लेता हूँ। तो फाइनली यूनिट डिजिट्स पर आप लोगों का 8 आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले 7 की पावर x को देखेंगे, यहाँ पे इकाई अंक। अगर 7 कंप्लीटली डिविजिबल है तो x बराबर कितना आता है, 4n प्लस, हाँ, अगर किसकी पावर 1 है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 4n+1। इसकी पावर 2 है 7 की, तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पर, तो x आएगा आपका 4n+2। 7 की पावर 3 है तो x इक्वल टू 4n+3 आएगा अगर पावर 1 है। 7 की पावर 4 कंप्लीटली डिविजिबल है तो x बराबर 4n आएगा। ऐसे ही 9 की पावर x में यूनिट डिजिट 9 जब विषम होगी 9 की पावर तो आप लोगों का क्या आएगा, 9 आएगा। x जब सम होगी पावर तो 1 आएगा। ऐसे 4 की पावर में जब 4 की पावर विषम होगी तो 4 आएगा, सम होगी तो 6 आएगा। ऐसे 2 की पावर में, है ना, 2 की पावर में कितना आएगा, 2, 4, 8 और 6 आएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो फाइनली मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं 8, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पहली क्लास भी देख सकते हैं और अच्छे रेफरेंस के लिए। बाकी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है।
है ना। सबसे पहले दोबारा रिपीट करता हूं, इनकी पावर को डिवाइड करते हैं और पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि संख्या के लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करो। 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर जो भी पावर आएगी अगर वो पूरी कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस पावर को हम लोग 4 मानते हैं। और 4 किसको मानेंगे? केवल यूनिट प्लेस की पावर को। अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3, भाई 4 से डिवाइड करेंगे 4 केस बनेंगे, या तो पूरा डिविजिबल होगा 0 रिमाइंडर, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, है ना। ये 4 केस बनेंगे। उन चारों केस के मैंने यहाँ पर ये लिख के आप लोगों को बता दिया। एक केस ये है, ये है, ये है। अगर 7 में रिमाइंडर बचता है आप लोगों का, तो यूनिट प्लेस पर 7 9 3 1 आता है, ठीक है ना। अगर 9 में जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका 9 के ऊपर, तो इवन में 1 आएगा, ओड में 9 आएगा, 4 में इवन में 4 आएगा, और ओड में 4 आएगा। ऐसे 2 में जब 4 रिमाइंडर बचेंगे 0 1 2 3 4, तो 2 4 8 6 आएगा। तो सारी वैल्यू रखी, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 137 की पावर 13 और उस पूरे की पावर 47 का इकाई अंक क्या है? ठीक है ना। इसका इकाई अंक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो 7 की पावर 13 से मुझे मतलब है यहाँ पे 7 की पावर 13, क्योंकि 7 इकाई अंक है यहाँ पे। तो 7 की पावर 13 में पावर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा 7 की पावर 1, यानी कि 7 ही आ गया। अब 7 की पावर 47 बचा। अब इस 47 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 3 आ गया। और 7 की पावर 3 में क्या होता है? 7 7 49, और 49 गुणा 7 343, यानी कि यूनिट प्लेस पर 3 आ जाएगा, है ना। तो यूनिट प्लेस पर आप लोगों का 3 आ जाएगा, और 3 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? तो आप यहां से तुरंत कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यदि x इक्वल टू 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726, तो x का इकाई अंक क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो x का इकाई अंक क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक बताना। तो देखिए, इकाई अंक के लिए सबसे पहले तो इनकी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जिसमें 69 यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करूंगा। तो 69 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 68 पर जाता है, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब पहले केस में 4 की पावर 1 बची, तो 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे तो आ गया 4, ठीक है। अब अगले को देखूंगा, यानी कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 37 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया आप लोगों का। तो यहाँ से आप लोगों का 3 आ गया, 4 प्लस 3 आ गया। अब 726 है पावर, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 26 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2 बचा, यानी कि 49, यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 आ गया। तो 4 प्लस 3 माइनस 9, यानी कि -2 आ गया। अब -2 के लिए एक कैरी ले लेते हैं, यानी कि 10 -2 लिखेंगे इसको, तो 8 आ जाएगा। तो यहां से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में है आपका 3333 फैक्टोरियल के इकाई अंक का पता लगाइएगा कि क्या होगा। फैक्टोरियल 1 1 होता है भाई, ठीक है ना। फैक्टोरियल 2 आप लोगों का 2 होता है यहाँ पे। फैक्टोरियल 3 आप लोगों का 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 6 इंटू 4 यानी कि 24, तो यूनिट डिजिट तो 4 आ जाएगी। और फैक्टोरियल 5 और उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, क्योंकि उसमें 5 और 2 का प्रोडक्ट बनता है। फैक्टोरियल 5 में 2 और 5 दोनों आते हैं प्रोडक्ट में, और उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 2 और 5 का प्रोडक्ट आएगा। अब जहां भी 2 और 5 का प्रोडक्ट बनता है वहां पे यूनिट प्लेस पर 0 आता है। तो फैक्टोरियल 5 और उसके आगे के 3333 तक के फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। तो बचे केवल ये 4 वैल्यू। तो ये आएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13। तो 13 में यूनिट डिजिट्स आपकी 3 निकल कर आएगी।
और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 101 इंटू 101 फैक्टोरियल की पावर 101 का इकाई अंक क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आप देखिएगा फैक्टोरियल 1 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1, 1 की पावर 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 2 2 और 2 की फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8 आ गया, तो 1 प्लस 8 आ गया। अब इसके बाद इसकी बात करेंगे, फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो 6 इंटू 6 है ना, और 6 इंटू 6 जो पावर बनेगी यानी कि 3 इंटू 6 बनेगा, तो इस 6 को 4 से डिवाइड यानी कि 6 की पावर 2 बनेगी। ठीक है ना, तो 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही आता है, और 6 इंटू 3 यानी कि 18, और 18 की यूनिट डिजिट्स यानी कि 8 आएगी, तो 8 यहां से आ जाएगी। अब इसके बाद फैक्टोरियल 4 आएगा जो कि 24 आता है, यानी कि 4 इंटू 24 की पावर 24, तो 24 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि 4 की पावर 4 आ गया, तो 4 की पावर 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में 6 आता है, तो यानी कि 4 इंटू 6 आएगा, 4 इंटू 6 यानी कि 24, जिसमें यूनिट डिजिट्स 4 आएगी, तो यूनिट डिजिट्स यहाँ पे 4 आ गई। इन सभी को ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17 प्लस 4 21, 21 में यूनिट डिजिट्स आपकी 1 आ गई, और 1 किस ऑप्शन में आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2464 की पावर 1793, 615 की पावर 317, 131 की पावर 491 के इकाई के स्थान के अंकों का गुणनफल, है ना, अंकों का गुणनफल आपको बताना है। देखिएगा इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और पावर को डिवाइड करने के लिए भी सबसे पहले इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को, इससे कोई मतलब नहीं, केवल 4 को देखेंगे। 4 की पावर 93, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 बचेगी। 4 की पावर 1 होता है ऑड नंबर, जिसमें 4 ही आएगा आपका, तो यहाँ पर तो आएगा आपका 4 पहले स्टेप से यूनिट डिजिट्स पे। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, 17 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। अब इसके बाद आगे देखेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 91 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 1 की पावर 3 यानी कि 1 ही आएगा, तो इंटू 1 कर दो, तो 4 गुणा 5 गुणा 1 यानी कि 0 आएगा, तो यूनिट प्लेस पर आप लोगों का यहाँ पर 0 आ जाएगा, और आप यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के इकाई अंकों का योग क्या है। 124 की पावर 372 यानी कि इसका फाइनली मतलब है 4 की पावर 372, और 124 की पावर 373 इसका मतलब है 4 की पावर 373। अब इस पावर को 72 को 4 से डिवाइड करूंगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 4 की पावर 4 लूंगा, और 4 की पावर 4 में 6 आता है। जब 73 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो 4 की पावर 1 में आपका 4 आता है। ठीक है ना, तो आपका कितना आ गया, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 आपका 10 होता है ना, और 10 आपका यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 देगा, और 0 आपका कहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आप यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर ये बोला गया है कि फैक्टोरियल 17 के 100 के स्थानीय मान का अंक क्या है। जब फैक्टोरियल 17 को ओपन आप करोगे तो उसके 100 प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद संख्या के अंत में एक शून्य आता है। ठीक है, बिल्कुल जी, तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 17 में हमें न्यूनतम 3 शून्य मिलते हैं, तो 100 का स्थानीय मान फैक्टोरियल 17 का 0 होगा, और 0 यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 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 डॉट 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 20 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है आप लोगों को बताना है। देखिएगा, इकाई अंक पता लगाना है इसका, तो कैसे लगाएंगे? 1 की पावर 5 एक ही होता है, तो इकाई अंक 1 आ गया। 2 की पावर 5 में इस 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 1 आएगा, यानी कि 2 ही आएगा इकाई अंक। फिर 3 की पावर 5 में 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 ही आ गया। फिर 4 की पावर 5 में पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 की पावर 1 आ गया, यानी कि 4 ही आ गया। फिर 5 की पावर 5 में पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 की पावर 1 आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो संख्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, तो ऐसे ही आगे भी आएगा 9 तक, उसके बाद 0 आएगा। तो 1 से 9 तक का सम आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, 0 आएगा। फिर 1 2 3 4 5 फिर 9 से 0 आएगा, यानी कि 1 से 10 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 0 आएगा। फिर 11 से 20 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यानी कि 0 आएगा। तो ये टोटल आप लोगों का 45 आ गया और ये आप लोगों का 45 आ गया। तो 45 प्लस 45 90 आ गया। तो यूनिट डिजिट्स पर आपका कितना आएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो यूनिट प्लेस पर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। ये यूनिट डिजिट्स का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। माना कि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54, तो x का इकाई अंक क्या होगा? x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट्स की हम बात करेंगे और यूनिट डिजिट्स में इसकी पावर को डिवाइड करेंगे। तो 24 को 4 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल में जब रिमाइंडर 0 बचता है तो 3 की पावर 4, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, इस पावर को करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं। जब 24 पूरा डिविजिबल है तो 3 की पावर 4 लेंगे और 3 की पावर 4 में यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 1 आता है, ने बता रखा आपको। इससे कोई मतलब नहीं। 7 की पावर 38 है, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 7 की पावर 2 यूनिट प्लेस पर कितना आएगा? 9। तो यानी कि -9, माइनस का साइन ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस एज इट इज है। और इससे कोई मतलब नहीं। 6 की पावर 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगी पावर, 6 की पावर 2 यानी कि 6 आएगा। 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 9 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। 7 माइनस 9 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। और -2 के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कैरी ले लेते हैं, यानी कि 10 माइनस 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। यस, 7 माइनस 9 की बजाय ऐसे भी कर सकते हो कि 17 माइनस 9, तब भी आपका 8 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 8 आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट और यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया, जिसकी थ्योरी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हमारे जो टॉपिक बचे हैं, नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सीरीज में एपी जीपी एचपी के क्वेश्चंस बचे हैं, जिनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास से उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।